Hello students, welcome to my new session where today we are going to discuss about the 14 principles of management. Clear? So we are going to discuss or we extend our discussion on the 14 principles of management. In our previous class we have discussed about the introduction about the person or the father of principles of management, that is Jules Henry Fayol. In the last class we have in a detailed way discussed the birth of Henry Fayol, his full name, his work experience, his contribution to the management, his technical experience, his authority. Authority means the authorship, that he wrote a book, that is General and Industrial Administrative. Okay, and how those books are getting popular in the whole world. First of all, it is published in French language and then in English language too, to make the theory which is very attractive, effective, clear, to use that particular theory all over the world. And today, in today's business world, it is 100% sure that each and every businessman use those principles in their business to manage it very effectively, efficiently, productively. Okay, so that was the contribution of Henry Fayol to the management. Okay, so as in my previous classes I have already discussed lot of things about management, that how it is important to us in economically and non-economically, economically in our business and non-economically in our day-to-day life. So whatever place we have, कहाँ पर भी हो, हमें मैनेजमेंट डेफिनेटली यूज करना चाहिए to achieve what we desire in an effective manner. If we want to get it in an effective manner, then we have to use the principles. जैसे कि हर कोई चीज को यूज करने का एक तरीका रहता है, एक रूल रहता है, वैसे ही ये जो मैनेजमेंट को यूज करने का, उससे कुछ आउटपुट पाने का, इफेक्टिव होने का रूल्स रहता है, जिसको हम बोलते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि सबसे बेहतरीन तरीके से समझाए हैं हमारे द एमिनेंट पर्सन, द फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज हेनरी फेयल्स. ओके, सो टुडे हम क्या करेंगे कि वो जो 14 प्रिंसिपल हैं हेनरी फेयल के, वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर एग्जांपल. मैं आपको ये क्लास में ऐसे समझाऊंगा कि ये जो 14 प्रिंसिपल को आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कैसे प्रेजेंट करना है. जैसे कि मैं आपको पहले से बोलता हूं कि बुक लैंग्वेज आई डोंट वांट टू डिक्टेट यू द बुक लैंग्वेज, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर इन योर बुक, सब आपके पास है. द मैटर इज यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आप उसको अपने हिसाब से समझ पाओ और अपने दिमाग से अपना लैंग्वेज यूज करके आप उसको लिख पाओ. दैट वाज द पर्पस ऑफ माय क्लासेस. सो थियोरिटिकली में भी मैं आपको सब डिक्टेट नहीं करूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको बहुत बढ़िया तरीके से बुक्स में मिल जाएंगे. बट मैं क्या करूंगा, वो जो थ्योरी है, वो जो रूल्स हैं, वो रूल्स क्या है, उसको हम कैसे अडॉप्ट करते हैं प्रैक्टिकली, मैं आपको वो एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ताकि वो सब को लेके आप अपने माइंड में क्लियर हो पाए और अपने तरीके से एग्जांपल देके उस चीजों को एक्सप्लेन कर पाए. ठीक है? ओके, तो चलो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. बिफोर स्टार्टिंग द 14 प्रिंसिपल्स, लेट मी टेल यू द डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस थ्योरी. क्या होता है कि ये जो 14 प्रिंसिपल होते हैं, ये 14 प्रिंसिपल को कौन कौन किसी नाम से जानता है. कोई कभी किसी वर्ड में, लैंग्वेज में इसको बुलाता है. तो क्या है इसके डिफरेंट नेम्स, जैसे कि हमें देखने को मिलेगा आगे जाने पे, किसी से सुनने में, एग्जाम में. क्लियर? यू माइट गॉट द वर्ड राइट द 14 principles of management. Okay,
the 14 principles of management, or some say the administrative theory of management, administrative theory because it is totally belongs to the administration. जैसे कि उनका बुक का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, कि जनरल मतलब नॉर्मल बिजनेस एंड इंडस्ट्री लाइक प्रोडक्शन, वो दो पार्ट मेनली बिजनेस कंप्राइज ऑफ बेसिकली दिस टू थिंग्स, प्रोडक्शन एंड कॉम्बिनेशन एंड सेलिंग दोस प्रोडक्ट। वो जो दो थ्योरी को लेके, ठीक है, हेनरी फेयल ने अपना जो प्रैक्टिकल एग्जांपल देके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लगा के वो जो थ्योरी डेवलप किए हैं, वो जो 14 रूल, वो हर कहीं पे हम उसको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हम उसको लेते हैं। जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में देखे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के ऊपर है, ताकि सब कुछ कंट्रोल करना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट भी उसको बोला जाता है, ठीक है। और the other name is also general and industrial administrative theory. It is also known as general and industrial administrative theory. Clear? And popularly known as Henry Fayol's principles of management. बहुत ही पॉपुलर होता है जो नाम, वो है फेयल्स। आपको कोई कोई बोलेगा, मतलब हेनरी फेयल कोई नहीं बुला, मैं भी कोई बुलाएगा हेनरी फेयल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और फेयल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? और जो उनका पूरा नाम है जूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कोई बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो कोई भी ले लो, मतलब जो भी कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है वो सब मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप कभी भी आगे जाके कंफ्यूज ना हो कि सर ये आ गया है कि राइट डाउन द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, तो ये क्या है। डोंट गेट कंफ्यूज, ओके, नो नीड टू गेट कंफ्यूज, बिकॉज हियर यू क्लैरिफाइड दैट द नेम, द अदर नेम्स ऑफ 14 प्रिंसिपल आर लाइक दोज, ओके, क्लियर। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 14 प्रिंसिपल, ओके। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस क्लास में हेनरी फेयल का वो जो बुक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें क्या क्या है उसको हमने डिस्कस किया था। जैसे कि हेनरी फेयल ने अपने बुक में बेसिकली 4 थिंग्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया था, जो कि था द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ऑल बिजनेस एक्टिविटी को उन्होंने 6 ग्रुप में क्लासिफाई किया था, है कि नहीं, जो कि है अकाउंटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, क्लियर, देन टेक्निकल, देन कॉमर्शियल एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये 6 कैटेगरी बेसिक बिजनेस एक्टिविटी। देन दूसरा जो था उनका मतलब इंपॉर्टेंस फोकस में था क्या, द बेसिक फंक्शंस ऑफ ए मैनेजर। एक मैनेजर का बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक मतलब जो क्या बोलते हैं फंडामेंटल वर्क क्या है, जो कि क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल। क्लियर? इफ somebody asks you write the functions of management according to Henry Fayol, clear, write the functions of management according to Henry Fayol। तो फेयल के हिसाब से ये 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये आपको लिखना है। एक अगर अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल आया तो आप वो सारे जो चीजें हमने पढ़े हैं वो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि हेनरी फेयल के हिसाब से ये 5 फंक्शन है बेसिक फंक्शंस ऑफ ए मैनेजर। क्लियर? बाकी इंटरनल पॉइंट सेम एज यूजुअल है, बट उन्होंने बस ये 5 चीजों को ही कॉन्सेंट्रेट किया है, ठीक है। Then the third matter which was explained in the book is the qualities or skill that a manager must possess। क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए एक मैनेजर के पास, जो कि था फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, मोरल स्ट्रेंथ, क्लियर, एबिलिटी, जो कि फिजिकली, मेंटली एंड मोरली स्ट्रांग हो, क्लियर, मतलब सब कुछ हैंडल कर पाए, और उसके साथ एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस एंड स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज मतलब जो भी फील्ड में वो है उसको रिलेटेड, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो वो जो 3 थे हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। बेसिकली वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, बिकॉज एवरीथिंग यू ऑल नो, है कि नहीं, पता है कि नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग जैसे कि बिजनेस एक्टिविटी, अकाउंटिंग क्या है कि नहीं, अकाउंट्स का रखना, फाइनेंस, फाइनेंशियल मैटर, पैसा आया, पैसा गया, किधर खर्चा करना है, कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे एक्वायर करना है, ये सब डिसीजन। देन आता है क्या, अकाउंटिंग, फाइनेंस, देन मैनेजमेंट, ये सब काम कैसे मैनेज करना है, किसको अपॉइंट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये सब।
बाकी ये टेक्निकल की प्रोडक्शन कैसे होगा, कौन सा मशीन लाएंगे, कौन से टेक्निक को अप्लाई करेंगे, कौन से मेथड को अप्लाई करेंगे, है कि नहीं, ये सब गया टेक्निकल में। और आ गया कमर्शियल। कमर्शियल मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल अच्छे दाम, अच्छे प्राइस में, लोएस्ट चीपेस्ट प्राइस, बेस्ट क्वालिटी, चीप रेट, वो कैसे खरीदे, अपना जो प्रोडक्ट जब हो गया उसको हम कैसे प्रमोट करें, उसको कैसे अच्छे दाम में सेल करें, है कि नहीं, दैट इज कमर्शियल, हाउ टू अर्न समथिंग, कमर्शियल। एंड देन आ गया सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब कंपनी को सिक्योरिटी कैसे दे, मार्केट में अपना पोजीशन कैसे सिक्योर करें, कैसे ग्रो करें, है कि नहीं, गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन उन चीजों को कैसे हैंडल करें, एम्प्लॉइज को जॉब सिक्योरिटी कैसे दे, वगैरह वगैरह, है कि नहीं, ये सब आप लोग को मालूम है, मतलब इसमें कोई नया चीज नहीं है। क्लियर? दैट्स व्हाई वी डोंट गो टू एक्सप्लेन इट इन another class, no required, because ये सब आपको मालूम है सबसे पहले से, ठीक है। बाकी जो है बेसिक फंक्शन ऑल यू नो, एंड द एबिलिटी, दिस इज द क्वालिटीज, ओके। एंड सो दैट्स व्हाई वो जो तीन चीजें मैंने आपको बस समझा दिया है क्या क्या है, और बुक में है, मतलब उनके जो हेनरी फेयल के जो बुक में वो तीन चीज है, और ये है कि चौथा, क्लियर, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वो तीन चीजें क्लियर हो गए, कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, ओके। नाउ ये जो है फोर्थ वन, 14 प्रिंसिपल, ये है आप लोगों के लिए नया। नया तो पूरा नहीं है, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं, क्योंकि ये जो सब जो चीजें हैं ना, ये सब आप यूज करते हो, बट आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज दोज थिंग्स, बट यू डेफिनेटली यूज्ड दोज थिंग्स। बट मैं जब आपको अभी बोलूंगा तो आपको आएगा कि हाँ ये तो हम करते हैं, बेसिकली वी डिड दोज थिंग्स। बट जैसे मैंने आपको बोला है, मैनेजमेंट ये टर्म अभी शुरू हुआ है कि नहीं, मैनेजमेंट ये जो टर्म, मतलब इन दो टाइम, जैसे कि जब टाइम पे जो हेनरी फेयल ने डेवलप किया था, है कि नहीं, इन द 19th सेंचुरी, बट उससे पहले भी था बिजनेस, उससे पहले भी सब करते थे। तो कैसे करते थे, सब वही है थ्योरी, बट करते थे, बट उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था। अभी जैसे नाम है तभी भी था, है कि नहीं, बट वो लोग जानते नहीं थे, उसको ठीक से अप्लाई नहीं कर पाते थे। बट नाउ वी हैव द प्रॉपर क्लियर व्यू, what are the theories, what are the principles, and how to use those things. That is the basic difference between today's 21st century commerce or business and the 18th or 19th century business or commerce, है कि नहीं। तभी भी होता था, अभी भी होता है। अभी हमें थोड़ा ज्यादा फायदा मिलता है क्योंकि हम सब प्रिसाइज वे में करते हैं, है कि नहीं। जैसे आप बेस्ट एग्जांपल ले लो, जैसे कि हम एग्जाम सेंटर में जाते हैं, एग्जाम हॉल में 3 घंटे में एक पेपर हम खत्म करके आ जाते हैं, है कि नहीं। 100 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में हम खत्म करके आ जाते हैं। बट वही पेपर अगर हमें कोई बोले घर पे बैठ के अटेंड करो, तो क्या होगा, वो 3 घंटे में खत्म होगा? नो, डेफिनेटली वो पूरा गारंटी है। मतलब आप ऐसा मत लो कि मैं एग्जाम हॉल के, नो प्रिडिक्शंस, कोई प्रिडिक्शन नहीं करना है, आपको घर पे बैठ के अटेंड करना है। तो क्या होगा, बेसिक वर्क ये से करके 3 घंटे में कभी भी खत्म नहीं होगा। दैट इज द डिफरेंस। अगर कुछ रूल स्ट्रैटिफाई हो जाए, सेट हो जाए, तो काम बेहतरीन होता है, बेहतर होता है कि नहीं। सो दैट्स व्हाई वी आर नाउअडेज वी आर गिविंग मच फोकस टू दिस प्रिंसिपल्स, ओके। और यूज भी होता है और उसको हम एडॉप्ट भी करते हैं और उसका रिजल्ट भी मिलता है, ओके, क्लियर। तो ये सब था बाकी बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी हम जाएंगे अपना मेन कंटेंट, जो कि है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और एक है स्टूडेंट्स, आप सभी के दिमाग में अभी आ गया होगा कि सर ये 14 प्रिंसिपल्स को याद रखना है। यस, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द 14 प्रिंसिपल्स। 14 के 14 जो है प्रिंसिपल, वो सबको आपको याद रखना है। तो आप लोग को लगेगा कि सर ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है कि नहीं। 14 प्रिंसिपल हम कैसे याद रखेंगे? तो उसके लिए मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, जो कि 14 प्रिंसिपल आप वेरी इजीली याद रख सकते हैं विदाउट गिविंग एनी मच फोकस। ज्यादा परेशानी नहीं लेनी है, मतलब प्रेशर नहीं देना है दिमाग पे। ऐसे सिंपल वे में देखो कि क्या है कि मैंने ये एक सिंपल वर्ड बनाया है 14 प्रिंसिपल का, जो कि, और देखो ये जो 14 प्रिंसिपल है ना, आपको कोई में भी बता रहा होगा, बताए होंगे कि इसको ऑर्डर में लिखना है। जो ऑर्डर में बुक में दिया गया है वो ऑर्डर में लिखना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
ऐसा कुछ रूल्स नहीं है कि आप फर्स्ट रूल के बाद सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे, सेकेंड के बाद थर्ड रूल अप्लाई करेंगे, थर्ड के बाद फोर्थ रूल अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी रूल को कहीं पे भी कोई जगह पे भी लिख सकते हो। मैं पहले रूल को, पहला जो प्रिंसिपल उसको 14th में लिख सकता हूं, 14th को फर्स्ट में लिख सकता हूं, कुछ भी मैं लिख सकता हूं, दैट डजंट मैटर, क्योंकि दिस इज नॉट ए प्रोसेस, दिस इज सिंपल रूल्स। रूल मतलब रूल है, आप उसको मतलब कहीं भी अप्लाई करो, रूल इज रूल। सो दैट्स व्हाई ये आप बात याद रख लो कि ऐसा नहीं है कुछ ऑर्डर में लिखना है, आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, कहीं पे भी किसी को भी नंबर दे सकते हो, ठीक है, ओके। तो उसके हिसाब से मैंने जो वर्ड डेवलप किया है उसमें आपके बुक में जो दिया है जो बेसिकली आता है एक सीरियल में, वैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो, दिस इज टोटली डिपेंड ऑन न्यू स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू recognize it, remember it, okay, very simple, अच्छे तरीके से आसानी से याद रखना है तो वो रूल आप अप्लाई करो, नहीं तो नहीं। आपको अगर ऐसे ही याद आ जाता है कोई तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे याद रख सकते हो याद रखो। बट मैं क्या कर रहा हूं कि आप ये इसको कैसे अच्छे तरीके से याद रख पाओगे उसका मैं एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है। देखो, वेरी सिंपल है कि एक सिंपल वर्ड को याद रखना है, ओके। क्या है? that is CPU's feed, FED, ओके। तो सिंपल स्टूडेंट, इसका मीनिंग क्या आता है? CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्लियर। और व्हाट वी कॉल द CPU को टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं? CPU मतलब कंप्यूटर का जो है कंट्रोलिंग यूनिट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? द ब्रेन, द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, है कि नहीं? ब्रेन और हार्ट, मतलब वो अगर ना हो तो कंप्यूटर काम नहीं करता है। वैसे अगर रूल्स ना हो तो मैनेजमेंट काम करेगा? नहीं करेगा। अगर प्रिंसिपल्स हम एडॉप्ट अच्छे से नहीं करेंगे तो कोई भी रूल, मतलब कोई भी जो है मैनेजमेंट का टेक्निक, एफर्ट कुछ काम नहीं करेगा। तो सीपीयू को मतलब दैट इज रिलेटिंग, ऐसा नहीं कि मैं अपने हिसाब से कोई भी वर्ड ले गए। दैट इज सीपीयू, द हार्ट, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हियर द प्रिंसिपल इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कौन कंट्रोल करता है? प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स है तो मैनेजमेंट है, सीपीयू है तो कंप्यूटर है, जैसे वैसे ही प्रिंसिपल है तो मैनेजमेंट है कि नहीं? तो सीपीयू का फीड मतलब जो हम खाते हैं, खाना, है कि नहीं? CPU's feed मतलब what are the principles, okay, CPU's feed मतलब क्या क्या प्रिंसिपल, CPU हो गया ना प्रिंसिपल, फीड मतलब क्या? खाना। क्या खाना मतलब क्या क्या? तो 14 प्रिंसिपल, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया प्रिंसिपल, CPU मतलब प्रिंसिपल्स, फीड मतलब 14 रूल, 14, वो 14, वो जो 14 नंबर है उसको वो खाता है, खा के अच्छा काम करता है कि नहीं? जैसे सीपीयू का फीड, है कि नहीं? तो उसको साथ मैंने कंपेयर करके ये जो वर्ड बनाया है, दैट इज सीपीयूज फीड। सीपीयूज फीड मतलब 14 प्रिंसिपल। तो क्या क्या है वो 14 प्रिंसिपल, ठीक है? तो ये हो गया याद आपको। अभी आ गया क्या? सीपीयूज फीड। सीपीयूज फीड, इसको आपको याद रखना है, ठीक है? सीपीयूज फीड, तो इसको मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि अभी मैं आपको 14 प्रिंसिपल बताऊंगा। तो ये हो गया क्या? CPU's feed, FED, ओके। तो ये जो है, जो वर्ड है CPU's feed, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा तो 14 प्रिंसिपल है, ये तो 14 नहीं हुआ, 14 तो नहीं हुआ, कितना? 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। तो और बाकी 7 क्या क्या है? ये क्या है ना स्टूडेंट्स, ये रिपीट होता है, कोई कोई रिपीट होता है। क्या कि देखो, एज लाइक C इज रिपीटेड फॉर 1 टाइम, P इज रिपीटेड फॉर 4 टाइम्स, U इज रिपीटेड फॉर 2 टाइम्स, S इज रिपीटेड फॉर 3 टाइम्स, ओके, 1 4 2 3। देखो ऐसा नहीं है को C कितना टाइम, मैं जब ये 14 प्रिंसिपल लिखूंगा ना तो आपको डेफिनेटली वो याद आ जाएगा, है कि नहीं? कि ऐसा नहीं को कुछ आपको ऐसा ही याद रखना है, डोंट वरी अबाउट दैट। बस मैं आपको बता रहा हूं कि C 1 टाइम आता है,
P 4 टाइम, U 2 टाइम, S 3 टाइम एंड F 1 टाइम, E 1 टाइम, D 2 टाइम। मतलब जो D वर्ड है ना वो 2 बार आता है। D अल्फाबेट को लेके 2 प्रिंसिपल है, E अल्फाबेट को लेके 1 प्रिंसिपल है, F अल्फाबेट को लेके 1 प्रिंसिपल है, S अल्फाबेट को लेके 3 प्रिंसिपल्स हैं, U अल्फाबेट को लेके 2 प्रिंसिपल हैं, P अल्फाबेट को लेके 4 प्रिंसिपल्स हैं और C अल्फाबेट को लेके 1 प्रिंसिपल है। टोटल हो गया कितना? 14 हो गया ना। 4 1 5 2 7 3 10 11 12 12 2 14। ठीक है, तो आ गया समझ में? आई होप कि ये आप सबको बढ़िया लगा होगा। ठीक है, मे बी प्रीवियस क्लासेस में और कोई और किसी के क्लासेस में आपको कोई स्ट्रैटेजी दिया होगा। मे बी ये मेरा पर्सनल इन्वेंशन है कि आपको कैसे अच्छे से याद रहे, उसके लिए मैंने ये डेवलप किया है। दैट इज आल्सो रेलेवेंट वर्ड। ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे किसी का पर्सनल नाम ले लिया हूं, नहीं। सीपीयूज फीड मतलब प्रिंसिपल, सीपीयू मतलब प्रिंसिपल, फीड मतलब द 14 रूल्स, है कि नहीं? तो सीपीयूज फीड, क्लियर? CPU's feed. Now let us know what are the 14 principle. वो 14 principle क्या क्या है? ठीक है, तो देखो वेरी सिंपल है। जो 14 प्रिंसिपल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 दिखा रहा है आपको? यस। देन ये है हो गया, चलो 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स को आपको स्टूडेंट्स याद रखना है। कैसे? ऐसे इजीली आप याद रख सकते हो। तो हमारे तरीके से सीपीयूज फीड में क्या क्या आता है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया सी। सी क्या है? सी फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो स्टूडेंट, इधर में भी जगह नहीं हो रहा है। ठीक है, सो ये हम बाद में लिख देते हैं। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। द फर्स्ट रूल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये उसका मीनिंग क्या है, उसमें क्या क्या आता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले ये 14 प्रिंसिपल को आपको कैसे याद रखना है वो पहले समझ लो, है कि नहीं? जैसे कि मैंने बोल दिया सीपीयूज फीड, तो उसका पहला जो है सी फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, देन नेक्स्ट आ गया पी से है 4 प्रिंसिपल। क्या क्या है? जैसे देखो, पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। पी से हम बना रहे हैं 4 है, तो फर्स्ट पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ठीक है, पी से हो गया 4, पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ये क्या क्या है हम बाद में देखेंगे। पहले याद रख लो 14 प्रिंसिपल्स को, पहले क्या क्या है याद रख लो, फिर उसमें क्या आता है हम फिर वो देखेंगे। ठीक है, हो गया, पी से 4 हो गए, है कि नहीं? नेक्स्ट जो आता है अपना यू से है 2 प्रिंसिपल, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके, हो गया यू से 2। ठीक है, याद आ रहा है? देखो कितना सिंपल है। सी से 1, पी से 4 एंड यू से हो गया 2। अभी आ गया एस में क्या है? 3 है। क्लियर?
एस अल्फाबेट से 3 प्रिंसिपल हैं। क्या क्या है वो? जैसे कि एस से हम देखेंगे पहले स्केलर चेन। स्केलर चेन इधर लिखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। स्केलर चेन 8 इज स्केलर चेन। एस से 3 है, एक हो गया स्केलर चेन। फिर 9th स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर 10th, ठीक है। स्केलर चेन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर 9th। और एस से जो 3rd है, एस में 3, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट। ओके। एस से तीसरा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट। ओके, 10 ओवर। देन बाकी बचा 4, एफ में, ई में और डी। तो एफ में है एक, ओनली 1, क्या है वो? दैट इज फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन। देन ई से भी एक ही है, दैट इज एस्पेरेट डी कॉर्प्स। ये जो वर्ड है ना स्टूडेंट, आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज इट इज ए फ्रेंच वर्ड। बिकॉज एज वी नो कि हेनरी फेयल ने अपना जो प्रिंसिपल्स है वो फ्रेंच वर्ड में दिया है, तो इसको ये उन लोगों ने चेंज नहीं किया है इंग्लिश बुक में, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्प्रेड डी कॉप, उसका मतलब वेरी सिंपल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है कि नहीं? जैसे कि हम बोलते हैं ना, एक लकड़ी आसानी से टूट जाएगा, 2 थोड़ा डिफिकल्ट, 3 मिल गए और थोड़ा डिफिकल्ट। अगर हम एक साथ एक बंडल ऑफ स्टिक दे देंगे तो उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। बस दैट इज यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ। उसको फ्रेंच लैंग्वेज में स्प्रेड डी कॉप, ठीक है, स्प्रेड डी कॉप हो गया। एफ एन ई, देन डी। डी में आता है 2 प्रिंसिपल, दैट इज डिसिप्लिन। 13 इज डिसिप्लिन। और डी से जो लास्ट वन है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क। जस्ट हैव ए लुक स्टूडेंट्स, देख लो ये 14 प्रिंसिपल क्या क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है कि वेरी सिंपल, हेनरी फेयल के बारे में पहले इंट्रोडक्शन देना है, जितना मैंने आपको बताया है उतना पूरा का पूरा लिखना है। लिखने के बाद फिर आपको हेडिंग देना है कि द 14 प्रिंसिपल्स। ये जो वर्ड है ना, ये बस आप लोगों के लिए आपके दिमाग में रखना है, इसको नहीं लिखना है। आपके नोट में लिखना है, बट एग्जाम नोट में नहीं लिखना है। ये आप लोग कैसे याद रखोगे इसके लिए मैंने ये बताया है। ये इसको आपको प्रेजेंट करना नहीं है कहीं पे भी, ठीक है? दैट इज फॉर योर ओन यूज, पर्सनल यूज, नॉट कि पब्लिक यूज। आप पब्लिकली किसी को भी बताइए, कोई बात नहीं, बट आपको एग्जाम नोट में ये लिखना है, ठीक है? फिर आप ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स को पहले लिख दो, फिर 1 बाय 1 एक एक को आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है? आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है कि क्या है सीपीयूज फीड। सीपीयूज फीड, तो सी से 1, पी से 4, यू से 2, एस से 3 और एफ से 1, ई से 1, डी से 2। तो ये हो गया टोटल 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयल, और द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और फेयल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? ओके, तो चलो नाउ लेट अस सी ये जो 14 प्रिंसिपल क्या होता है। ओके, व्हाट इट दोज प्रिंसिपल्स सजेस्ट। ओके, सबसे पहले तो लेट अस जस्ट
हैव ए वेरी स्लो, ओके, हम बहुत ही फास्ट नहीं जाएंगे इधर, स्लोली हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। उससे पहले जैसे एक हम ट्रेलर दिखाते हैं ना, वो वैसे ही मैं आपको एक ट्रेलर बता रहा हूं कि ये जो 14 प्रिंसिपल होता क्या है, सबका बेसिक मीनिंग आपको मैं बता रहा हूं, फिर हम डिटेल में देखेंगे, पूरा का पूरा मूवी देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना 14 प्रिंसिपल, आपको इसमें से हर मे भी 14 के 14, अभी तक हम मैनेजमेंट के बहुत सारे क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स अभी तक ये जो इधर जो है ना, आप सब वर्ड यूज कर चुके हैं। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको ये ट्रेलर बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये थोड़ा अपना है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। देखो जैसे कि अगर सोचो कि आप एक स्ट्रेंज प्लेस में हो, आपको किसी के साथ डील करना है कि नहीं, तो वो अगर पूरा का पूरा नया है ना एक पर्सन, तो आपको थोड़ा डर लगेगा, यू फील नर्वस, ओके, कि हाउ टू डील विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, एक रहेगा दिमाग में। बट और एक आदमी को डील करना है आपको, एक आदमी के साथ, आप जब उसको देखे तो लग, अरे ये तो अपना पहचान वाला लग रहा है, तो आपका क्या है, जो डर है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। यू स्टार्ट फीलिंग योर नर्वसनेस, ठीक है, योर नर्वसनेस कोलैप्स हो जाता है कि नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि ये तो अपना है, कोई बात नहीं है, मैं इसको जानता हूं कि पहचानता हूं, थोड़ा बातचीत करने के बाद हमारा वेल सेट हो जाएगा, हम द मैटर है मैं इजीली एक्सप्लेन कर लूंगा, है कि नहीं। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, एक ट्रेलर दिखा रहा हूं आपको। ये मतलब ये जो 14 प्रिंसिपल है वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल इजी। आप पहले जान लो कैसा इजी है। देखो पहले मीनिंग समझ लो। पहले आ गया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आपको जैसे पता है स्टूडेंट्स, सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर, वन पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन उसका ऑपोजिट, नो पॉइंट्स। मतलब सेंट्रलाइजेशन मतलब पूरा का पूरा, देखो ये जो चीज है टोटली इज ऑफ पावर, ऑथोरिटी, ऑथोरिटी क्लियर। जो मैनेजमेंट में ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें जैसे पता है कि ये क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ऑथोरिटी, ठीक है, ऑथोरिटी को रिलेटेड है ये क्या, कि ऑथोरिटी को सेंट्रलाइज करना है कि डिसेंट्रलाइज करना है। सेंट्रलाइज करना है मतलब पूरा का पूरा पावर एक जन के पास ही रहेगा, द होल पावर ऑथोरिटी लाई इन वन हैंड, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। मतलब सबके पास नहीं है, एक जन के पास ही है, किसी को भी क्या करना है, एक जन के पास आना है, उसका ऑर्डर लेना है, उसका डिसीजन द फाइनल डिसीजन, और कोई कुछ डिसीजन देगा तो उसका कोई फायदा वैल्यू नहीं है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन सबके पास थोड़ा थोड़ा पावर है कि नहीं, कि एक ही आदमी सब डिसाइड नहीं करता है, हर कोई को किसी किसी डिपार्टमेंट का पावर ऑथोरिटी दिया गया है, वो अपने अपने हिसाब से लेता है डिसीजन, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। अरे समझ में, सेंट्रलाइजेशन मतलब द फुल पावर लाई इन वन हैंड, डिसेंट्रलाइजेशन द पावर लाई इन मेनी हैंड्स, मोर देन वन हैंड ले लो, मोर देन वन सेंट्रलाइज, मोर देन वन डिसेंट्रलाइज, दैट इज पावर। ओके ठीक है, ये हम करते हैं कि नहीं। सोचो कि आपका एक फंक्शन है, क्लियर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सब चीजों का मैं एग्जांपल लूंगा, ठीक है। पहले आप ट्रेलर देख लो, ये एग्जांपल में हम बाद में देंगे, ठीक है, कि अभी दे दूं, अभी देता चलो, आपको अच्छे से याद रहेगा। सोचो कि आपके फैमिली एक फंक्शन है, तो क्या होता है बेसिकली जब फैमिली फंक्शन होता है तो हम सेंट्रलाइज में नहीं रहते हैं, क्योंकि सब पावर एक हाथ में नहीं जाता है। क्या करते हैं हम, बेसिकली पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब अथॉरिटी, कि जो रिसेप्शन का काम तू समझेगा, डेकोरेशन तू समझेगा, बाकी शॉपिंग तू समझेगा, है कि नहीं, गेस्ट को रिसीव करना, उसको मेंटेन करना, हॉस्पिटैलिटी तुम ले लो, है कि नहीं, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब हम जो पावर हर किसी को कुछ कुछ दे देते हैं ताकि काम अच्छे से हो पाए, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन क्या है, सेंट्रलाइजेशन मतलब जैसे कि आप देखे होंगे जब एक कंपनी चलता है तो पूरा का पूरा डिसीजन किसके हाथ रहता है, एक सिंगल पर्सन के हाथ में रहता है कि नहीं, दैट इज द सीईओ और डायरेक्टर, है कि नहीं, और चेयरमैन, कोई भी ले लो। मतलब कुछ
कुछ भी एक ऑफिशियल मैटर अगर डिसीजन लेना है तो हर कोई नहीं ले सकता, फाइनल डिसीजन टेकन बाय दैट पर्सन, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। तो हेनरी फेल के हिसाब से उन्होंने यही बताया ये चीज को, ये एक रूल है कि हम हर जगह पे सेंट्रलाइज नहीं हो सकते, हर जगह पे हर सिचुएशन में डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकते, कहीं कहीं पे क्या क्या करना है, कभी कभी सेंट्रलाइज कभी कभी डिसेंट्रलाइज। ठीक है, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट, पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस क्लास में एक क्लास में बताया था जब हम पढ़ रहे थे द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हमने देखा था कि ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन क्या है कि नहीं? उधर हम वही चीज समझे थे कि व्हाट इज द मतलब रिलेशनशिप बिटवीन ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी। इधर ये बोल रहे हैं कि देयर मस्ट बी पैरिटी। पैरिटी का मतलब क्या है? कंपेनियन, इक्वालिटी, रीजनेबल इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब पूरा समान समान नहीं, पूरा समान समान नहीं, रीजनेबल, जितना चाहिए उतना। जैसे कि हमने देखा था टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल के पास कैसे कैसे ऑथोरिटी होते हैं, कैसे कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, ये रिक्वायरमेंट है। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इफ यू हैव ऑथोरिटी बट नो रेस्पॉन्सिबिलिटी देन व्हाट हैपन? मिसयूज ऑफ दैट ऑथोरिटी, ये एक पॉइंट है। और ले लो you have responsibility but no authority, then what happen? You cannot perform your responsibility because you have no authority. तो ये है प्रॉब्लम। इसलिए फेल ने ये मतलब ये चीज को as we know that is personal experience, work experience, तो उन्होंने देखा कि ये दोनों प्रॉब्लमेटिक है, तो क्या करना है? We must maintain a parity between authority responsibility. parity का मतलब equality नहीं है स्टूडेंट्स, parity का मतलब रीजनेबल इक्वालिटी, जितना चाहिए उतना। दोनों पूरा सेम नहीं हो सकते, पूरा सेम नहीं हो सकते। जैसे कि हमने वो डायग्राम में देखा था, वो जो मैंने किया था उसके हिसाब से रहना चाहिए। ऑथोरिटी कितना है उसके हिसाब से रेस्पॉन्सिबिलिटी, कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके हिसाब से ऑथोरिटी देना है, ताकि काम अच्छे से हो पाए। क्लियर? ये एक रूल है। ओके क्लियर? नेक्स्ट जो थर्ड वन है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या है? ऑर्डर मतलब नहीं कि ऑर्डर कमांड कि ये करो वो करो, हम देते ना ऑर्डर, वो वाला ऑर्डर नहीं है ये। ऑर्डर मतलब और एक चीज है ना ऑर्डर। ऑर्डर मतलब अरेंजमेंट, प्रॉपर प्लेस, प्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट। हम बोलते हैं ना यू मस्ट फॉलो द ऑर्डर, यू मस्ट फॉलो द ऑर्डर। ऑर्डर मतलब द प्रोसेस, जो जो जब जब किया करने को बोला गया है वो करो, दैट इज द ऑर्डर। मतलब अरेंजमेंट, किसको कब करना है, दैट इज रिलेटिंग टू दैट ऑर्डर। तो फेल के हिसाब से वी मस्ट मेंटेन ए ऑर्डर। ऑर्डर मतलब किस चीज को कहां होना चाहिए, किस आदमी को कहां होना चाहिए, वी मस्ट मेंटेन दैट ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर। क्लियर? अकॉर्डिंग टू हेनरी फेल एवरीथिंग क्लियर, और देयर इज ए proper place for everything and everything must be in the proper place and every person must be in the proper job. जैसे कि मैंने बोला कि अगर चलो इलेक्ट्रीशियन को हम अकाउंट्स का काम दे दे, वो कर पाएगा? नहीं। अकाउंटेंट को इलेक्ट्रीशियन काम देंगे, वो कर पाएगा? नहीं। जो काम के लिए जो बना है, जो जिसका स्पेशलाइजेशन है उसको वो देना है। वैसे ऑर्डर मतलब कौन से चीज को कहां पे रखना है कि नहीं? जैसे कि ले लो आप एक सोचो कि रेस्टोरेंट का ओनर हो, आपने रेस्टोरेंट बनाया है, ये सब डाइस लगा दिए बैठने के लिए, है कि नहीं? सब खाएंगे, खाने के बाद आप वो लोग हाथ धोने के लिए जाएंगे, कहां पे जाएंगे? डेफिनेटली द नियर बाय प्लेस। आप सोचो कि ये करोगे कि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में आपका डाइनिंग है और आपका वॉश बेसिन है फर्स्ट फ्लोर में, इज इट प्रॉपर ऑर्डर? नहीं, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, खाएंगे नीचे, हाथ धोने थोड़ी ना ऊपर जाएंगे, उधर पास में ही कहीं होना चाहिए, दैट इज ऑर्डर। और फैक्ट्री में जो काम होता है सब प्रोसेस में होता है कि नहीं? कि सोचो कि एक चीज को बनाने के लिए हम 3-4 प्रोसेस है, 4 मशीन में जाता है एक काम, 4 मशीन, पहले 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4, ऐसे होके ही होता है आउटपुट, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? पहले मशीन 1 को इंस्टॉल करेंगे, उसके पास 2 को, उसके पास 3 को, उसके पास 4 को, दैट इज ऑर्डर। ऐसा नहीं कि 1 के पास 3 कर दिए और 3 के बाद 2 कर दिए, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। ये होगा तो क्या होगा? अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट, एनर्जी,
क्लियर? तो उसको ये चीज को हेनरी फेल ने बहुत अच्छे से समझाया कि द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, हर चीज हर आदमी को अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने जगह पे होना चाहिए, तभी वो परफेक्टली काम करेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा काम। ठीक है? ओके, दैट इज द ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देन आ गया प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब समानता, जस्टिस, इक्वालिटी, सबको एक साथ मतलब एक ही नजर से देखना है। जो मैनेजर है, जो हेड है, उसके लिए हर कोई एम्प्लॉय है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। ऐसा नहीं कि सोचो कि एक वर्कर है वो मेरा भाई है और मेरा एक कलीग है, मतलब मेरे लोअर लेवल में काम करता है, मेरा सबऑर्डिनेट है, वो अननोन, मेरे लिए स्ट्रेंजर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, लंच में मैं वो जो लेबर है ना, वो मेरा भाई है, उसको मैं बुला के अपने केबिन में बिठा के खाना खिला रहा हूं। और ये जो है ना मेरा जो नीचे वाला सबऑर्डिनेट, उसको मैंने बोल दिया तुम बाहर जाओ, तुम क्या क्या करो अपना अपना देख लो। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, ऐसे अगर हम करेंगे ना तो दिस इज नॉट इक्वालिटी, जस्टिस नहीं है। क्योंकि मैनेजर के लिए हर कोई इक्वल होना चाहिए, ताकि हर किसी के दिमाग में ये चीज नहीं आएगा कि ये पार्शियलिटी कर रहा है। क्योंकि अगर पार्शियलिटी कहीं पे अगर आ गया तो जो लोग काम करते हैं ना, उनके दिमाग में वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, उनका मोरल डाउन हो जाएगा और वो काम करना बंद कर देंगे। इट इज डेफिनेटली द ट्रू थिंग। आप भी ले लो, अगर सोचो कि हम टीचर्स आप लोगों के साथ अगर पार्शियलिटी करेंगे कि ये अच्छा बच्चा है, मैं इसका डाउट क्लियर करता हूं, बाकी आप मतलब अच्छे नहीं पढ़ते हो, आपका डाउट मैं क्लियर नहीं करता हूं, आपके दिमाग में क्या आएगा कि डेफिनेटली ये कितना खराब टीचर है, ऐसा पार्शियलिटी कर रहा है, आएगा कि नहीं? देन नेक्स्ट टाइम यू डोंट आस्क मी द डाउट्स, आप नहीं पूछोगे, आपका प्रॉब्लम होगा, मेरे लिए भी वो प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं? तो इसलिए ये बोलते हैं कि इक्विटी, वी मस्ट मेंटेन इक्वालिटी टू ऑल अकॉर्डिंग टू पोजीशन। अरे वो सबऑर्डिनेट है तो द वर्कर डज नॉट बिलोंग्स और डिजर्व टू ईट विथ मी, हु डिजर्व? द सबऑर्डिनेट। उसको अगर मैं पास में बिठा के खिलाऊंगा तो वो मेरे साथ अच्छा रिलेशन बनेगा। वर्कर है वो, अगर मैं एक को लाया तो बाकी वर्कर क्या सोचेंगे कि ये साला हमारा जैसा है, वो जाके मैनेजर के कैबिन में बैठ के खाना खा रहा है, उनको खराब लगेगा कि नहीं? तो ऐसा मेंटेन नहीं करना है। ठीक है, दैट इज इक्विटी। नेक्स्ट आ गया इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है? इनिशिएटिव, इनोवेटिव, समथिंग न्यू। ठीक है कि नहीं? कि ये बोल रहे हैं कि फेल बोल रहे हैं कि हमारे पास जो काम करते हैं ना, जो एम्प्लॉय, ऑल आर इनिशिएटिव, ऑल आर थिंकिंग। हर किसी के दिमाग में कुछ कुछ नया आइडिया आता है। तो हमको क्या करना है, मैनेजर को, हमको मतलब मैनेजर को, मैनेजमेंट है ना इसका थ्योरी, तो मैनेजर को क्या करना है, हर एक एम्प्लॉय के दिमाग में जो भी कुछ नया, न्यू थिंग्स, न्यू आइडिया, न्यू इनोवेटिव थिंग्स अगर आ रहा है, वी मस्ट रेस्पेक्ट दोज आइडियाज। उससे क्या होगा, उनका और ग्रो होगा, उनका दिमाग और शार्प होगा। उससे फायदा किसको मिलेगा? डेफिनेटली मैनेजमेंट को। खराबी तो कुछ नहीं है, क्योंकि आप सबका सुनो, करो खुद से कोई बात नहीं, बट सुनो सबका। अगर आप मुझे कुछ एडवाइस कर रहे हो, मैं बोल गया चुप, तुम क्या मुझे एडवाइस दे रहे हो, तुम्हारा औकात क्या है, तुम्हारा लेवल क्या है, अगर मैं बताऊंगा ऐसे तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स? आप तो सबसे पहले मेरे से हेट करोगे। दूसरी बात, आप लोग क्या समझोगे कि मेरा दिमाग का कोई फायदा नहीं है, मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि नहीं, मैं इसको आगे कुछ नहीं बताऊंगा। और दूसरा, आप कुछ सोचोगे भी नहीं, क्योंकि अगर whenever you have some scope then only you think for that. If you don't have any scope, जैसे कि आपको बचपन से एडवाइस दे देता है कि जितना आपका लेवल हो उतना सोचो, उससे ज्यादा मत सोचो। तो अभी क्या हो गया, इधर आप समझ में आ गया कि मेरा वो लेवल नहीं है, मेरा नया आइडिया कोई फायदा नहीं है, तो आप नहीं सोचोगे, आपका माइंड डिम हो जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना है। मैं करूंगा अपना, बट सुनूंगा। आप बोले हाँ सही है, बहुत अच्छा है, ये बोला हाँ बहुत अच्छा है, वो बोला हाँ बहुत अच्छा है, सबका लो, तो क्या होगा, आज में भी वो कुछ गलत बोल रहा है, कल और थोड़ा बेटर बोलेगा, कल और थोड़ा बेटर, और थोड़ा बेटर। ऐसा भी टाइम आएगा, उसका दिमाग जब पूरा मैच्योर हो जाएगा, वो मुझे कुछ बहुत ही अच्छा आइडिया दे सके। जब मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो, मेरे एम्प्लॉयज मिलके मे बी हैंडल माई सिचुएशन, हो सकता है ऐसा। तो इसीलिए फेल ने बोला है कि we must maintain the principle of initiative. We must initiate our employees to think out of box. कुछ नया सोचो, जो भी सोच रहा है, जो भी दिमाग में रहा है, वो हमें बताओ, हमें वो बताओ, ताकि आपका भी ग्रोथ होगा, हमारा भी ग्रोथ होगा। ओके, क्लियर?
नेक्स्ट जो है यूनिटी ऑफ कमांड, इसको आपको मालूम है, कमांड मतलब ऑर्डर, ऑर्डर कौन दे रहा है, तो एक इधर क्या यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी मतलब सोचो कि ए एक वर्कर है, उसको ऑर्डर कौन दे रहा है, कि 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है। ए एक एम्प्लॉय है, चलो ले लो, एक काम करने वाला है, एक सर्वेंट है क्या, आपके घर में आपका एक सर्वेंट है, आपके लिए काम करता है क्या, आप क्या कर रहे हो, एक टाइम पे आपने कुछ ऑर्डर दिया, आपके पापा ने कुछ ऑर्डर दिया, एंड योर सिस्टर क्लियर आल्सो गिव सम ऑर्डर, 3 चीजें 3, तो अभी वो उसके दिमाग में कंफ्यूज, किसका पहले करूं, किसका ना करूं, किसको इंपॉर्टेंस दूं, किसको ना दूं, ऐसे कंफ्यूजन में टाइम चला जाएगा, ना तो आपका होगा, ना तो फादर का, ना तो सिस्टर का। तो इससे क्या हुआ कि इफ मोर देन 1 पर्सन ऑर्डर कमांड 1 सबऑर्डिनेट, देन द सबऑर्डिनेट गेट कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो जाएगा, किसको इंपॉर्टेंस दूं, किसको इंपॉर्टेंस ना दूं, किसका करूं, किसका ना करूं, किसका पहले करूं, किसका बाद में करूं, ये कंफ्यूजन में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप सबका ये होगा है कि नहीं, काम तो नहीं होगा, उसको भी आप डांटोगे, सब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो फेल क्या बोलते हैं, यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 वे, 1 सबऑर्डिनेट 1 बॉस। एक टाइम पे एक को, अगर आपके सर्वेंट को एक टाइम में इधर आप बोलो और आप तो, और इधर आपके पापा और आपके सिस्टर, एक टाइम पे कोई एक ही काम वो करेगा, एक ही जन उसको ऑर्डर देगा। आपको चलो लगा कि पापा ने दिया है तो मैं नहीं देता हूं अभी, क्योंकि मैं दूंगा वो अननेसेसरी कंफ्यूज होगा। जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले बता दिया है कि ये जो 14 प्रिंसिपल हम सब यूज करते हैं अपने अपने लाइफ में, करते हैं कि नहीं, कर रहे हैं, वही चीज है वर्किंग एक्सपीरियंस। जब हम काम में जाते हैं तो ये सब होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और क्या होता है, और कुछ नहीं होता है, टेक्निकली ये सब वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स, क्लियर, बाकी सब हम इन लेमैन वी ऑल नो। ये सब करते हैं कि नहीं, घर पे हम भी करते हैं, एक साथ 2-3 ऑर्डर दे देते हैं मम्मी को, पापा बोलते हैं कि ये बनाओ, आप बोलते हैं कि ये बनाओ, आपका सिस्टर बोलते ये बनाओ, तो वो क्या करेंगी, वो कंफ्यूज होकर कुछ गड़बड़ कर देते हैं, किसमें नमक नहीं, किसमें मसाला नहीं, किसमें मिर्ची नहीं, ऐसा हो जाता है कि नहीं। अगर आप तीनों एक ही ऑर्डर दो, इफ द ऑर्डर इज इक्वल, क्यों अभी क्या हो गया, 3 तो 3 नहीं है ना, 1 हो गए। अगर ऑर्डर 1 है, आपने बोला मेरे लिए बनाओ मैगी मैगी मैगी, तो ऑर्डर तो 1 ही हो गया ना, 3 जन दिए, नो मैटर, 1 टाइम 1 ऑर्डर, ठीक है ना कि नहीं। तो मैगी तो वो बस्ट मतलब बेस्ट वे में करेंगे, उनके दिमाग में कोई नहीं चल रहा है, उनके दिमाग में पूरा है मैगी बनाना है, मैगी बनाए बहुत अच्छा बनाना है, तो वो बहुत अच्छा बना के देंगी, है कि नहीं। तो एक को एक साथ अगर 1 2 3 ऑर्डर देंगे तो वो नहीं कर पाएगा, इधर 1 नो 2 3, और 2 नो 1 3, और 3 नो 1 2, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड, क्लियर। बाकी यूनिट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब काम करेंगे, किस रास्ते में जाएंगे, ये एक है। और कि सोचो कि आपका एक ग्रुप, ये सोचो कि अपना इंडियन टीम है, पूरा का पूरा टीम एक ही डायरेक्शन में काम करता है कि नहीं, अगर जीतना है दैट इज वी मस्ट विन, तो एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, सबका ग्रोथ होना चाहिए। अगर कोई एक भी अगर पीछे जाएगा ना, डायरेक्शन मतलब काम करने का तरीका, कैसे काम कर रहे हो, सब प्रोस्पेक्टिव काम कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। अगर सोचो कि 11 में से कोई एक नेगेटिव काम कर रहा है, मतलब कैच छोड़ रहा है, फील्डिंग मिस कर रहा है, ओवरथ्रो कर रहा है, दैट इज ही इज गोइंग नेगेटिव, तो आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, आप हार जाओगे मैच। अगर सोचो कि 11 में से 10 प्लेयर भी अच्छा पॉजिटिव में जा रहे हैं, एक भी अगर नेगेटिव गया तो पूरा इंपैक्ट किसके ऊपर आया, ग्रुप के ऊपर। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पहले डिसाइड करना है कि हमारे जो ग्रुप है उसको किधर जाना है, पॉजिटिव वे में जाना है कि नेगेटिव। नेगेटिव में जाना है तो सब खराब फील्डिंग करो, खराब बैटिंग करो, खराब बॉलिंग करो, बट पॉजिटिव में तो हर किसी को अच्छा देना है, बेस्ट बैटिंग, बेस्ट बॉलिंग, बेस्ट फील्डिंग, तभी हम जीतेंगे। जो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप वर्क होता है, तो इसी को लेके इन्होंने बोला है कि ग्रुप में जितने भी मेंबर्स है ना, सब एक ही दिमाग से काम करें, एक ही डायरेक्शन में काम करना है कि हमें ये काम कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि कोई क्या सोचेगा कि मैं उधर से जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, नहीं। आपके लीडर ने जो बोला है, जो डिटरमाइन किया है, वही डायरेक्शन में सबको काम करना है, ताकि नो मोर डायरेक्शन, नो कंफ्यूजन, नो इनकम्प्लीट ऑफ टास्क। एक डायरेक्शन में काम करेंगे, डेफिनेटली पहुंचेंगे। अगर इफ वी सक्सीड देन ऑल, इफ वी फेल देन ऑल। बट अगर 10 जन पास हो गए, 1 जन फेल हो गया, तो दैट इज आल्सो फेल, बिकॉज इट इज ए ग्रुप एफर्ट, नॉट ए इंडिविजुअल एफर्ट।
है कि नहीं? 10 जन पास हो गए, एक अगर फेल हो गया तो भी फेल। तो हमें क्या करना है, वो 10 जन को मिलके ये एक वाले को भी खींच खींच के लेना है ताकि उसको वो पूरा ग्रुप जीत पाए। ठीक है, ओके, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, ये आपको जैसे समझा रहा हूं, आई होप आप मत सोचो कि ये इतना ही है। हम आगे और एक क्लास में इसका जो पूरा का पूरा जो 14 पॉइंट्स आप कैसे प्रेजेंट करोगे और डिटेल वे में आपको बोलूंगा। अभी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हर एक पॉइंट, बट इससे बेहतर और भी बेहतर, ठीक है, विथ एग्जांपल, विथ वर्ड्स, क्लियर, आई विल डिक्टेट यू। ठीक है, तो आप ये पहले देखो, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए भी आप वेट रहो कि और डिटेल वे में हम वो 14 प्रिंसिपल्स को देखेंगे, है कि नहीं? तो ये हो गया यूनिट ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट आ गया स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ये एक टेक्निकल वर्ड है, ठीक है, इसको हम बाद वाले क्लास में अच्छे से समझेंगे। अभी मैं बेसिस आपको बता रहा हूं कि स्केलर चेन का मतलब है एक दैट इज द वे, ए चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड मतलब कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसका ऑर्डर फॉलो करेगा, ठीक है, दैट इज द स्केलर चेन, दैट इज द चेन ऑफ कमांड। ठीक है, मतलब किसके बाद किसके पास जाएगा। जैसे हमने बोला ना कि मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, देन आउटपुट। तो 1 के बाद 2 में जाएगा, 1 के बाद 3 में नहीं जाएगा, 2 के बाद 4 में नहीं जाएगा, 2 के बाद 3 में जाएगा। वैसे ही हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर को लेके, ऑर्डर कौन किसको ऑर्डर देगा उसको रिलेटेड एक चेन, एक सिस्टम फिक्स्ड है, जो कि हमने पढ़ा है ये भी, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि नहीं? क्या पढ़ा था? द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर का मतलब सबसे ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है। जैसे कि सबसे पहले आ गया अपने चेयरमैन, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके नीचे द डिपार्टमेंटल हेड्स, मतलब ये इनको ऑर्डर देंगे। मैनेजर सब मैनेजर को ऑर्डर देंगे, सब सेक्शन ऑफिसर को, फिर उसके बाद सुपीरियर को, है कि नहीं, सुपरवाइजर को, लेमैन को, सॉरी वर्कमैन को, ऐसा रहता है ना ऑर्डर। दैट इज द चेन, दैट इज द स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं ना द ऑर्गेनाइजेशन में हम जैसे पढ़ा था कि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ आवर अथॉरिटी और कमांडिंग, दैट इज स्केलर चेन। तो फेल बोल रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंपल क्लियर कट स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि हमने इधर देखा यूनिटी ऑफ कमांड, टू फॉलो यूनिटी ऑफ कमांड प्रॉपर्ली वी मस्ट फॉलो दिस स्केलर चेन। एक चेन होना चाहिए, मतलब एक डिफाइंड रूट होना चाहिए कि कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको नहीं देगा, ताकि उसके हिसाब से ही हर काम होगा। ओके, ठीक है। बाकी नेक्स्ट इज योर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब काम करने का जो, योर टेन्योर का मतलब क्या है? द टाइम पीरियड फॉर व्हाट यू वर्क। एक कंपनी में आप कितना टाइम काम करते हो, दैट इज द टेन्योर, टाइम पीरियड यू स्पेंड इन ए पर्टिकुलर जॉब और ए पर्टिकुलर प्लेस और ए पर्टिकुलर प्रोग्राम, दैट इज टेन्योर। तो स्टेबिलिटी जैसे कि हम देखते हैं, सिंपल ये है ऑर्गेनाइज, मतलब ये एक सिंपल एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये किसी के लिए मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ नेगेटिव बोल रहा हूं, अगर किसी को लग रहा है तो भी वो पॉजिटिव डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हम जो देखते हैं, जो रियलाइज करते हैं, वही बोलते हैं एग्जाम्पल में, है कि नहीं? जैसे कि हम सभी देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स, ऑफिशियल में हर कोई तो नहीं है, बट कहीं कहीं पे क्या होता है कि ये जो स्टेबिलिटी है ना, ये मेंटेन नहीं होता है। मतलब सोचो कि एक पर्सन को एक डिपार्टमेंट, एक जगह पे हमने पोस्टिंग दिया, उसको ट्रेनिंग सिखा, पूरा काम सिखा, उनको पूरा सीख गए वो। अभी जब काम करने का टाइम आता है ना, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट उसको डिपोर्ट कर देते हैं, चलो तुम और कहीं पे चले जाओ, और कोई डिपार्टमेंट में चले जाओ, और कई जगह पे चले जाओ। इससे क्या होता है, वो जो सीखा ना वो पूरा हो गया वेस्ट। सिखाने के लिए जो भी यूज किए वो हो गया वेस्ट, एंड वो पर्सन भी कुछ नहीं सीख पाएगा। ना मैं तो यहाँ पे सीखा, ना वो उस काम में सीखा, ना वो, क्योंकि मैं पूरे मतलब अपना जो पूरा 30 साल के करियर में मैं सिर्फ घूम रहा हूँ, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। ना तो गवर्नमेंट को कुछ फायदा हुआ, ना तो लोगों को कुछ फायदा हुआ, ना तो मुझे कुछ फायदा हुआ। तो कंपनी में भी ऐसा होता है, प्राइवेट कंपनी में भी। तो फेल ने क्या बोला, ऐसा मत करो, यू मस्ट स्टेबलाइज, स्टेबल, एक फिक्स कर दो। एक एम्प्लॉय को हमने एक जगह पे काम दिया, उसको सिखाओ, देन सिखाने के बाद वो जब काम करता है ना, उसको काम करने दो थोड़ा टाइम, तब क्या होगा, वो धीरे धीरे काम सीख गया, करेगा करेगा करेगा, फिर
वो पूरा जब मैच्योर हो जाएगा ना, जब पूरा काम सीख जाएगा, वो हो गया उसका मास्टर, फिर उससे हम बहुत सारे अच्छा अच्छा काम करवा सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ, आपका भी फायदा हुआ, उसका भी फायदा हुआ। और आपको क्या फायदा हुआ कि वो जो एम्प्लॉय अच्छा काम किया है कि नहीं, उसका ग्रोथ हुआ, वो ग्रोथ का फायदा आपको भी मिलेगा, प्रोडक्टिविटी हो गया। और दूसरा, वो नए वाले जो आएंगे उनको भी ट्रेनिंग दे सकता है, और वो खुद भी सेटिस्फाइड होगा आपसे कि हाँ बहुत अच्छा मुझे टाइम दिया। बिकॉज हम दोस्तों ना, यू मस्ट हैव, जब भी हम कहीं जगह पे जाते हैं, हम क्या बोलते हैं अपने हायर को कि मुझे थोड़ा टाइम दो टू प्रूव माई सेल्फ, मुझे आप इतना टाइम दे रहे हो, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, ये सिंपल कि इंटरव्यू में जब हम जाते हैं तो हम एक सिंपल सा अपने दिमाग में रहता है कि मेरा जो भी क्वालिटी है, 4-5 क्वेश्चंस पूछ के यू कैन नॉट अंडरस्टैंड और यू कैन नॉट डिटरमाइन व्हाट इज माय क्वालिटी, दैट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। एक 5 क्वेश्चन में थोड़ी ना आप मुझे मेजर कर सकते हो कि मेरे दिमाग में क्या है, मैं कौन से साइड से आया हूं, मतलब किस वे में आया हूं, मेरे पास क्या क्या नॉलेज है। जैसा बोलते ना, वी मस्ट आस्क फॉर टाइम, कि थोड़ा टाइम दो मुझे टू प्रूव माई सेल्फ, बोलते हैं ना कि तो आपको जब टाइम मिलेगा ना तो आप भी खुश होगे, आप भी बढ़िया काम करोगे, है कि नहीं। दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। फिक्स कर दो, एक टाइम के लिए काम करने दो, वो अगर अच्छा कर रहा है तो सही है, नहीं कर रहा है तो निकालो, तो ट्रांसफर करो, तो प्रमोट करो, डिमोट करो, कोई भी ले लो, आपके पास डिसीजन है, ऑर्डर आप दे सकते हो, बट यू मस्ट गिव सम टाइम टू दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय टू प्रूव हिमसेल्फ राइट। ओके, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। नेक्स्ट आ गया सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जैसे कि हम बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, दैट इज मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एफर्ट। तो ग्रुप में जो भी काम करते हैं, ग्रुप में तो हो, बट ईच इंडिविजुअल बिलोंग्स टू डिफरेंट कैटेगरी, रिलीजन और इंटरेस्ट, बिलीव, ट्रेडिशन। किसी का क्या होता है, हम बोलते हैं कि एक ही डायरेक्शन में जाना है, बट फिर भी क्या होता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट उनके दिमाग में रहता है कि मैं काम खत्म करके चला जाऊंगा और किसी का हो ना हो आई डोंट केयर, मैं बेस्ट दूंगा और किसी का आई डोंट केयर, मुझे ये पाना है और किसी का आई डोंट केयर। तो ये बोलते हैं कि ऐसा होने से कुछ फायदा है, ना तो तुम्हें फायदा मिलेगा, ना तो ग्रुप को फायदा मिलेगा, ना तो कंपनी को फायदा मिलेगा। अगर कंपनी को नहीं तो ग्रुप को नहीं, ग्रुप को नहीं तो तुम्हें भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, सबऑर्डिनेशन, मिलाना है, मिलके चलना है, हर किसी को एक साथ चलना है, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाना है। तो हर किसी का इंटरेस्ट मतलब दो, मुझे क्या चाहिए, क्लियर, तो ग्रुप में होना चाहिए। सबऑर्डिनेशन, मिलाना है इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप। इंडिविजुअली कोई नहीं सोचेगा कि मुझे मैं नहीं, हमें, हमारा ग्रुप, हम कैसे कंप्लीट करेंगे, ऐसा होना चाहिए। ऑल मस्ट थिंक टू अचीव वन पॉइंट, देन ओनली वी कैन अचीव। अगर 10 जन 10 चीजें सोचेंगे तो हम एक पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। दैट इज द पॉइंट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है फेयर रेम्युनरेशन। ये आपको सबको पता है, फेयर का मतलब क्या है, जो सही है, क्लियर। हम सैलरी फिक्स नहीं करते, हम अभी हर टाइम क्या करते हैं, मतलब फेल बोल रहे हैं कि क्या, कि जो जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से आप सैलरी फिक्स करो। कि जैसे कि मैंने चलो एग्जांपल ले लिया कि मैं मैनेजर हूं, मेरा छोटा भाई वर्कर है, और जो वर्किंग में जो अदर लोग भी हैं, तो सबका सैलरी मैंने फिक्स कर दिया है कि चलो 10,000 मंथली। तो वो जो ग्रुप में मेरा भाई है, वो ग्रुप में सोचो कि 10 जन है, 9 जन का लेते हैं 10,000, बाकी वो जो 9 जन है ना, तो चलो ले लो कि वो 9 एम्प्लॉय वर्क वेरी गुड, प्रॉपर, बहुत बढ़िया काम करते हैं। और एक जो है ना मेरा जो भाई, वो बिकॉज जानता है कि मेरा भाई मतलब मैं उसका बड़ा भाई मैनेजर है, मुझे छोड़ देगा, मुझे एक्सक्यूज मिलेगा, कोई बात नहीं, तो वो एक्सक्यूज कर रहा है, काम अच्छे से नहीं कर रहा है। तो वो जो 9 जन है ना, वो लोग देखते हैं, सब जानते हैं कि नहीं, सब देख रहे हैं, क्योंकि आपके ग्रुप में कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसको प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है, किसको मिल रहा है, आप लोग सब जानते हैं कि नहीं, जानते हैं। तो चलो मैं वो 9 जन को भी 10,000 दूंगा, इसको भी 10,000। तो वो 9 जन क्या सोचेंगे कि साले हम इतना काम करते हैं, मर के, पूरा पसीना बहा के, हमें मिला 10,000, वो साला कुछ काम नहीं करता है फिर भी उसको मिला 10,000। दैट मीन्स
द रेम्यूनरेशन इज नॉट फेयर। हम इतना काम करते हैं इतना कम, वो कुछ काम नहीं करता है उतना ही पाता है। तो फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू स्किल। जो स्किल्ड वर्कर जो बहुत बढ़िया काम किया उसको बहुत बढ़िया सैलरी दो। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, वेजेस जिसको हम बोलते हैं। रेम्यूनरेशन मतलब आपके काम के उसको उसके रिटर्न कंसिडरेशन में जो मिलता है, दैट इज रेम्यूनरेशन। समथिंग इन योर मतलब कंसिडरेशन अगेंस्ट योर वर्क, इधर वो सैलरी मंथली और अगर डे वाइज बेसिस, ठीक है, उसको बोलते हैं वेजेस। क्लियर? तो इधर क्या होगा, उनके दिमाग में आएगा किस नहीं। तो हमें क्या करना है, अगर स्किल्ड वर्कर बहुत बढ़िया काम किया उसको ज्यादा दो, सेमी स्किल्ड थोड़ा कम उसको उससे थोड़ा कम, जो अनस्किल्ड वो कुछ काम नहीं किया उसको पूरा कम। दैट इज द फेयर रेम्यूनरेशन। तो उससे क्या होगा, जो नीचे वाला है उसको लगेगा कि हाँ मुझे कम मिला तो मैं और हार्ड वर्क करूंगा, आगे जाऊंगा और थोड़ा मिलेगा। और बाकी ऊपर वाले को भी लगा कि चलो सही, फेयर, दैट इज फेयर डिसीजन, मैंने अच्छा काम किया मुझे अच्छा मिला, उसने काम नहीं किया उसको नहीं मिला। तो इससे क्या होगा, हर किसी के दिमाग में एक पॉजिटिव मोरल बूस्ट होगा ताकि हर कोई अच्छा अच्छा काम करेगा। और जो नीचे वाला है जो अच्छा काम नहीं किया, अगर इफ यू वांट टू गो, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद सैलरी देन गो आउट। आप जाने से अच्छा ही है, वो पोजीशन आप रह के आप खराब कर रहे थे, आपके जगह पे मैं कोई अच्छा लेके आऊंगा तो वो भी नहीं जाएगा, वो सोचेगा कि चलो मैं और थोड़ा इंप्रूव करता हूं। दैट इज द पॉइंट। क्लियर? फेयर वांट टू सजेस्ट कि वी मस्ट प्रोवाइड फेयर रेम्यूनरेशन, जिसको जितना देना है उसको उतना देना है ताकि हर कोई अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट, स्प्रेड द कॉप, दैट इज यूनिटी स्ट्रेंथ। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन तो एक ग्रुप है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, एक हर एक डिपार्टमेंट एक एक ग्रुप है। बट वी मस्ट नॉट थिंक, जैसे कि ये एक बेसिक रीजन है, जैसे कि हम देखते हैं एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ग्रुप रहते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, एक कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, वो डिपार्टमेंट के अंदर ही लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है बच्चों के बीच में। तो दैट इज नॉट यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या है, आप no doubt you are belongs to one department, they are belongs to one department, but why don't you think you all belongs to one college, one university? वो सोचना चाहिए। उससे क्या होगा, ये जो खराब काम करके लड़ाई झगड़ा करके आप जो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हो, अपना भी टाइम वेस्ट, कॉलेज का भी टाइम वेस्ट। आप कुछ प्रोडक्टिव काम करो, कुछ अच्छा सोचो डिपार्टमेंट के लिए, कुछ अच्छा सोचो कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, वो करना ठीक है ना। बट हम लोग क्या सोचते हैं कि ये मेरा डिपार्टमेंट, मैं मेरे डिपार्टमेंट के लिए कर रहा हूं, वो डिपार्टमेंट वाला मेरे लिए अगेंस्ट में कर रहा है। अरे वो भी अपना कॉलेज का ही है, अगर उनका कुछ प्रॉब्लम है तो सेटल करो, है कि नहीं, बात करो, डील करो, ये समझाओ कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर सोचो कि फ्यूचर में कोई अगर यूनिवर्सिटी का अगर आ गया आपके ऊपर, देन यू मस्ट थिंक वी ऑल बिलोंग्स टू वन यूनिवर्सिटी, तो हमको एक होना है। तभी सोचोगे, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि पहले से ही आपके बीच में गैप है कि नहीं। तो वही है स्प्रेड डी कप, मतलब यूनिटी स्ट्रेंथ। जैसे कि एक स्टिक इजी टू ब्रेक, 2 लिटिल डिफिकल्ट, 3 मोर लिटिल डिफिकल्ट, 4 डिफिकल्ट, 5 पूरा डिफिकल्ट लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा, मतलब उसको ब्रेक करना, क्योंकि यूनिटी है। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ यूनिटी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय जो भी काम कर रहे हैं उनके दिमाग में आना चाहिए कि वी ऑल बिलोंग्स टू वन ऑर्गेनाइजेशन एंड वी ऑल वर्किंग फॉर द ग्रोथ, बेनिफिट, प्रॉफिट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन। देन ओनली द बेनिफिट व्हाट वी गिव टू कंपनी वी गेट दैट फ्रॉम कंपनी। हम जो देंगे वो पाएंगे। अच्छा काम करोगे, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होगा, सैलरी मिलेगा, उसके साथ प्रमोशन मिलेगा, उसके साथ बोनस भी मिलेगा। आप काम नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, लॉकडाउन करोगे, बंद करोगे, तो क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, आपको सैलरी नहीं मिलेगा, नो सैलरी, नो प्रमोशन, नो बोनस, नथिंग। आप मत सोचो कि मैं कर रहा हूं तो मुझे ही इंपैक्ट है, और सॉरी दूसरे को इंपैक्ट है, मुझे कुछ इंपैक्ट नहीं। आप जो बोगे वही पाओगे, वो है कि नहीं। आप अगर खजूर का पेड़ लगाओगे तो खजूर ही पाओगे, है कि नहीं। आम का पेड़ लगाओगे तो आम पाओगे, है कि नहीं। ये वो आपको क्या पाना है वो डिटरमाइन करो, उसके साथ आपको वो पेड़ लगाओ। इफ यू वांट ए गुड हैंडसम सैलरी, गुड पोजीशन, गुड जॉब, देन आपको अच्छा पढ़ाई करना है। बट इफ यू वांट कि चलो कोई भी चलेगा, तो इधर भी आप सोच रहे हो कि चलो कोई भी चलेगा। ओके, ठीक है। दैट इज स्प्रेड द कॉप और यूनिटी इज स्ट्रेंथ।
according to Henry Fayol. We must maintain a strength. All are one in a organization. Okay. Next is discipline. ये आपको मालूम है discipline मतलब रूल्स फॉलो करना है. रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल जो भी बताया गया है कंपनी में कि ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, ऐसे करो, आपका काम क्या है, आप क्या करना चाहते हो वो करो, दूसरे के काम में डिस्टर्ब मत करो, अपना काम ईमानदारी से करो, अच्छे से करो, है कि नहीं. जैसे कि हमने पढ़ा था कि कंट्रोल में क्या आता है कि एक डिपार्टमेंट है जो कि कंट्रोल करता है, दैट इज टू मेंटेन डिसिप्लिन. अगर कोई डेविएशन हो गया किसी के काम में तो वो कंट्रोल करता है. और उससे क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल भी होता है कि नहीं. हम अपने आप को भी कंट्रोल करते हैं, उसके कंपनी तो कंट्रोल करता है हमें, हम अपने आप को भी कंट्रोल कर लिए कि हमें डिसिप्लिन रहना है. बट बिकॉज इफ यू आर डिसिप्लिन देन योर आउटपुट इज डिसिप्लिन, देन कंपनी को फायदा होगा. बट आप अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे, डिस्टर्बेंस करोगे, मिस्टेक्स करोगे, अच्छे से अपना काम नहीं करोगे तो आपको भी लॉस है, कंपनी को भी लॉस है, ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉस है. और आप अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे आपको लॉस है, आपके पेरेंट्स को लॉस है, आपके कॉलेज को लॉस है, एंड अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गोइंग टू लूज. क्लियर? दैट इज डिसिप्लिन. मतलब रूल्स रेगुलेशन जो भी सेट किया गया है उसको अच्छे से फॉलो करो. जो जिसको ठीक है, जो भी करना है उसको करो. वेस्ट थिंग, फालतू चीजें मत करो. ओके. देन द लास्ट वन, डिवीजन ऑफ वर्क. ये तो हमने पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनाइजिंग में ही पढ़ा था, जो कि एक स्ट्रक्चर था और दूसरा क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क. काम को अलग कर दो, असाइन कर दो उसके हिसाब से. मतलब काम एक पूरा का पूरा काम है, एक मैनेज फंक्शन है, डिवाइड इट. शॉपिंग, डेकोरेटिंग, हॉस्पिटैलिटी, ओके, ड्रिंक्स, लंच, ब्रेकफास्ट, सब डिवाइड कर दो. उसके बाद जो जिसमें है एक्सपर्ट असाइन कर दो कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो. उससे क्या होगा, जो जिस काम में बेहतर है वो उसको वो काम मिला तो वो काम बेहतर होगा, अच्छे टाइम से, अच्छे रिसोर्सेस से होगा, है कि नहीं, वेस्ट नहीं होगा. और लास्ट एट द एंड वी फील, हम जब उसको कोऑर्डिनेट करेंगे तो हमें मिलेगा पूरा का पूरा काम बेहतरीन तरीके से हो गया. बट अगर एक ही काम, हम सोचो कि वो जो पूरा फंक्शन को अरेंज करना एक ही जन के हाथ में दे देते तो वो कंफ्यूज हो जाता, अननेसेसरी वेस्टेज, और वो तो सब काम में तो एक्सपर्ट नहीं है तो इधर उधर हो जाता, हमारा जो ऑब्जेक्टिव अच्छे से नहीं हुआ, हमारा जो फंक्शन अच्छे से फुलफिल नहीं हो पाएगा. बट अभी क्या हुआ, डिवीजन करने से काम बेहतरीन होता है. मतलब डिवाइड द वर्क, ओके, एंड असाइन इट टू द relevant specialized person so that the work will be complete in well mannered, efficiently, effectively. उससे इंसान को भी फायदा है, एम्प्लॉय को भी फायदा है, कंपनी को भी फायदा है. ओके. सो स्टूडेंट्स, ये है 14 प्रिंसिपल. आई होप आपको अभी लग रहा होगा कि ऑब्वियसली फेयोल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए हैं ऑल आर रिलेटिंग टू आवर पर्सनल एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस. जब आप काम करोगे तो डेफिनेटली ये चीजें आप फॉलो मतलब रियलाइज करोगे. तो वो भी उन्होंने रियलाइज करके ये 14 प्रिंसिपल दिए हैं. उनको लगा कि ये जो चीजें हैं हमें बताना चाहिए, सिखाना चाहिए ताकि काम अच्छे से हो. और ये जो 14 प्रिंसिपल है ना, हर कोई मैनेजमेंट में यूज होता है, वेदर इट इज आवर फैमिली मैनेजमेंट, आवर कैरियर मैनेजमेंट एंड कंपनी मैनेजमेंट. हर कोई अपने अपने लाइफ को, ऑब्जेक्टिव को मैनेज करने के लिए ये 14 प्रिंसिपल्स यूज करता है. एंड इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू यूज. अगर कोई यूज नहीं भी करता है तो इस ये चीजों को यूज करना चाहिए. और ये जो 14 प्रिंसिपल भी है बहुत ही इजीली कैसे आपको याद रखना है मैंने आपको समझा दिया. और वो प्रिंसिपल में भी क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया. बट अभी मैं आपको जितना भी समझाया हूं और भी बहुत कुछ है समझाने के लिए. सो इन आवर नेक्स्ट क्लास विल डेफिनेटली गो इन डिटेल एवरी पॉइंट को हम एक एक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. अभी तो मैंने आपको बस ट्रेलर दिखाया है, ये 14 प्रिंसिपल का ट्रेलर नहीं, इसी को भी आप मूवी समझ सकते हो, है कि नहीं. बिकॉज आई होप कि अभी मैंने आपको जितना समझाया उससे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा अबाउट द 14 प्रिंसिपल. बट फॉर योर बेटर नॉलेज वी विल डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में हम ये जो 14 प्रिंसिपल्स को एक बाय एक, वन बाय वन डिस्कस करेंगे विथ बेस्ट एग्जांपल्स. ओके, क्लियर. सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास.
with this we are going to end our class over here, and in our next class we'll definitely continue this topic, clear, in an elaborate way. Elaborately we'll discuss, clear, the 14 points, clear, कि आपको लिखना कैसे है, क्या क्या मतलब बेहतरीन वर्ड आपको यूज करना है. ओके, so thank you for your time, for your patience, and hope for a better next class. Thank you.